नमस्कार दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो मूल्य संकट या मूल्यों का पतन, वैल्यू क्राइसिस। पिछली वीडियो में हमने परंपरागत मूल्य और आधुनिक मूल्यों की बात की थी कि भारत के कौन से परंपरागत मूल्य हैं और वर्तमान में किन आधुनिक मूल्यों ने स्थान ग्रहण किया है। आज जो बात कर रहे हैं, जैसा कि एक विवाद का विषय या चिंतन का या संवाद का विषय बना हुआ है कि मूल्यों में गिरावट आ रही है या मूल्यों का पतन हो रहा है, या जो ये समय चल रहा है वर्तमान में वो वैल्यू क्राइसिस है, मूल्यों का संकट। इस पर प्रतियोगी परीक्षा में, यूपीएससी में, यूपीपीएससी में सवाल भी पूछे गए हैं। एक शेर याद आता है और वो शेर आज कितना सार्थक रहा या नहीं रहा वो विचारणीय बिंदु है कि यूनान, मिस्र और रोमा मिट गए इस जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो ये जो शेर है कहना चाह रहा है कि बहुत सारी संस्कृतियां और बहुत सारी सभ्यताएं जो है, जो अपने उत्कृष्ट या चरम को प्राप्त हुई और आज उनका नामो निशान नहीं है, पर आज भी भारतीय संस्कृति जो है वो जिंदा है। और बहुत सारा ऐसा दौर रहा कि बहुत सारे आक्रमण हुए हमारे साहित्य को, हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा है उसको, जो सांस्कृतिक धरोहरें थी उनको नष्ट करने की कोशिश की गई। पर फिर भी सांस्कृतिक मूल्य जो है वो आज भी पूर्णतया समाप्त नहीं हुए। फिर ये क्यों चर्चा की जा रही है कि मूल्यों का संकट या मूल्यों का पतन हो रहा है? तो कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो ऐसा हो रहा है जिसके कारण हमारे जो परंपरागत जो भारतीय मूल्य हैं वो कहीं पृष्ठभूमि में जा रहे हैं और नए मूल्य उनकी जगह ले रहे हैं। ये जो बात है कि वैल्यू क्राइसिस, इसको समझेंगे कि व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस, वैल्यू क्राइसिस क्या होता है। और जो दूसरा फ्रेज आप देख रहे हैं, मूल्यों का पतन, इसमें मुझे इस वर्ड में थोड़ी सी समस्या लगती है हमेशा से ही कि मूल्यों का पतन जब हम कहते हैं तो ऐसा लगता है जैसे मूल्यों का नाश हो गया हो, मूल्य समाप्त हो गए। थोड़ा सा मैं इसको बदलना चाहूंगा कि वास्तव में हम देखेंगे तो ये मूल्यों का पतन नहीं है, ये मनुष्य का पतन है। वो कैसे है? मनुष्य की चेतना में ही मूल्य क्या होते हैं, प्रकट होते हैं। मूल्यों के बारे में मैं एक बात आपको और बता दूं। मूल्यों की जो हम विशेषताओं की बात करते हैं तो हम एक विचारधारा है जो मूल्यों को क्या मानती है, आत्मनिष्ठ मानती है, उनका सृजन मानती है कि वो सृजित होते। पर बहुत गहराई से जब हम देखेंगे तो मूल्यों का सृजन नहीं होता।
मनुष्य की चेतना केवल मूल्यों की क्या करती है? खोज करती है, तो डिस्कवर करती है। मूल्य पहले से ही हजारों सालों से, लाखों सालों से अस्तित्व में है। और मैं केवल मूल्यों की ही बात नहीं करूं, हर प्रकार का जो विचार है, जो हम नूतन विचार जिसको समझ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस ब्रह्मांड में अस्तित्व रखता है। मनुष्य की चेतना खाली उस विचार को या उस मूल्य को क्या करती? खोजती। सत्य हजारों सालों से, लाखों सालों से चला। अहिंसा, ऐसा नहीं है कि महावीर ने जब बात की अहिंसा की तो अहिंसा नामक मूल्य प्रकट हुआ, या बुद्ध ने बात की तो प्रकट हुआ, या महाभारत में बात हुई तो प्रकट हुआ। वो सृजन नहीं किया उन्होंने मूल्य की क्या की? खोज की, और ये माना कि ये मूल्य अन्य मूल्यों से क्या है? महत्वपूर्ण है। एक मानव जीवन के लिए, समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्य है। तो मूल्य यदि हम देखेंगे तो मूल्य क्या होते हैं? शाश्वत होते, नित्य होते हैं, निरपेक्ष होते हैं, वस्तुनिष्ठ होते हैं। जब मूल्यों की विशेषताओं पर भी यदि प्रश्न आ जाए तो हम ये सारी विशेषताएं उसमें लिख सकते हैं कि मूल्य शाश्वत है, नित्य है, निरपेक्ष होते हैं। इनका अर्थ मैं आपको बताता चलूं। शाश्वत कहने का क्या तात्पर्य है? कि किसी काल विशेष में उनका सृजन। दूसरी चीज कि सभ्यताएं नष्ट हो सकती हैं, मनुष्य नष्ट हो सकता है, संस्कृति नष्ट हो सकती है, समाज नष्ट हो सकता है, पर मूल्य क्या होते हैं? बने रहते हैं, शाश्वत होते हैं। इस अर्थ में उनको शाश्वत और नित्य कह रहे हैं। जहां तक निरपेक्ष कहने की बात है, तो मूल्यों का प्रकटीकरण भले ही किसी मानव चेतना में या समाज पर निर्भर करता हो, पर मूल्य अपने अस्तित्व के लिए किसी पर निर्भर नहीं होते। निरपेक्ष सत्ता है। फिर किसी वस्तु की तरह मूर्त न होकर कैसी सत्ता है? अमूर्त सत्ता। और जहां तक हम वस्तुनिष्ठ कहने की बात करते हैं, कुछ विचारक मूल्यों को सृजन जो मानते हैं वो आत्मनिष्ठ मानते हैं कि हमने सृजन किया उसका, पर कुछ विचारक मूल्यों को क्या मानते हैं? वस्तुनिष्ठ मानते हैं। जिनमें मैं बताऊं आपको तो हार्टमान नाम के एक दार्शनिक हुए हैं, वो हैं जो मूल्यों को वस्तुनिष्ठ, निरपेक्ष और शाश्वत मानते हैं। और उनकी बात, उनका जो विचार है वो कहीं ज्यादा सटीक लगता है। ऐसे ही हम यदि पाश्चात्य परंपरा में बात करेंगे तो प्लेटो भी क्या मानते थे? मूल्यों को निरपेक्ष, नित्य, शाश्वत, वस्तुनिष्ठ सत्ता मानते थे। वो प्रत्ययों का एक अलग ही जगत मानते। भारतीय परंपरा में भी मूल्यों को क्या माना गया? वस्तुनिष्ठ, शाश्वत, नित्य। वस्तुनिष्ठ कहने का जो अर्थ है वो यही है कि मूल्य अपनी अभिव्यक्ति के लिए मनुष्य की चेतना पर निर्भर होते हैं। इस अर्थ में वो आत्मनिष्ठ हैं खाली, पर अपने अस्तित्व की दृष्टि से वो क्या है? सत्ता की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ होते हैं। तो मूल्य जो है वो वस्तुनिष्ठ है, नित्य है, शाश्वत है, अमूर्त है, इस प्रकार के। तो जब मूल्य इस प्रकार के हैं तो क्या उनका पतन संभव है? मूल्यों का पतन नहीं होता। हुआ क्या कि मनुष्य की चेतना, हम पहले भी पिछले वीडियो में जहां हमने सब कॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड की बात की और मनुष्य की चेतना के स्तरों को देखा, वहां पर हमने ये बात की थी कि मनुष्य की चेतना जो है वो, उसमें एक सोपान क्रम होता है। भारतीय परंपरा में उसको बहुत ही खूबसूरत ढंग से बताया गया पंचकोश की अवधारणा के माध्यम से।
जो उपनिषदों में मिलती है और अद्वैत वेदांत में, वहां पर कह रहे हैं कि पंचकोश, अन्नमय कोश, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय और आनंदमय, ये 5 कोश माने गए। ये चेतना के स्तर को दर्शाते हैं कि मनुष्य की चेतना किस स्तर पर। क्योंकि मनुष्य जो है उसमें एक शरीर है, एक कंपोजिशन, जिसकी बात हमने पहले भी की थी कि मनुष्य का क्या कंपोजिशन है। शरीर है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर है जिसमें मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको हम चित्त कह रहे हैं, वो है। साथ में चेतना है, शुद्ध चेतना, आत्म जिसको कह रहे हैं। तो मनुष्य की चेतना इन स्तरों पर क्या करती रहती है? विचरण करती रहती है। जब शरीर की नीड होती है तो शरीर के स्तर पर आ जाती है, जब मन के स्तर पर होती है, मन की कोई नीड है तो मन के स्तर पर, बुद्धि की कोई नीड है तो बुद्धि के स्तर पर आ जाती है, और अल्टीमेटली उसका जो मूल स्वरूप है वो कौन सा है? आनंदमय स्तर पर। मनुष्य की चेतना फ्लक्चुएट करती है। जब हमें भूख लगती है तो हम किस स्तर पर आ जाते हैं? अन्नमय स्तर पर। मैं जब कोई विचार या चिंतन कर रहा हूं गहरा, तो मैं किस स्तर पर चला जाता हूं? विज्ञानमय स्तर। और जब मैं इसी स्तर पर कोई नैतिक कर्म करता हूं जिसमें मुझे उचित अनुचित का बोध होना जरूरी है, औचित्य बोध होना जरूरी है कि भाई ये उचित है, ये अनुचित है, एक विवेक की अवस्था, तो मैं कहां पर होता हूं? विज्ञानमय स्तर पर हूं। जब मैं मानसिक कोई कार्य कर रहा होता हूं या कोई कल्पना कर रहा होता हूं, तो मैं क्या कर रहा होता हूं? मनोमय स्तर पर हो रहा है। तो ये चेतना फ्लक्चुएट करती है। मनुष्य की गरिमा क्या है? मैंने पहले भी बात की थी कि मनुष्य क्या है? साध्य है, सिद्ध नहीं है। जैसे ये बोतल क्या है? सिद्ध है। ये बोतल बोतल ही है, ये कभी कुछ और नहीं बन सकती। ये अपने अस्तित्व में क्या है? पूर्ण है। ऐसे ही ये बोर्ड बोर्ड है। कोई पौधा, गुलाब का पौधा गुलाब है, लिली का पौधा लिली, आम का वृक्ष आम, वो अपने आप में, अपने अस्तित्व में क्या है? पूर्ण है। पर मनुष्य जो है, इसीलिए हम उनको क्या कहते हैं? सिद्ध है। मनुष्य ही एकमात्र ऐसा प्राणी है जो सिद्ध न होकर क्या है? साध्य है। मनुष्यता उसके लिए क्या है? साध्य है। क्यों है? इस बात की चर्चा भी मैंने पहले की थी, और मैंने इसीलिए की थी ये चर्चाएं, ताकि ये पिक्चर दिमाग में रहे कि मनुष्य के अंदर दोनों ही प्रकार की वृत्तियां हैं। एक तरफ काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार, इस सारी वृत्तियां जो पशुओं में भी पाई जाती, और एक तरफ उसके अंदर करुणा, दया, सहिष्णुता, प्रेम, शांति, आनंद, ये भी है। तो दोनों प्रकार की चीजें उसमें आपको देखने को मिलेंगी। अब मनुष्य की गरिमा क्या है? मनुष्य का गौरव क्या है? मनुष्य होना क्या है? कि जब आप उन वृत्तियों पर, जो काम, क्रोध, मद, लोभ वाली जो वृत्तियां हैं, उन पर नियंत्रण स्थापित करते हुए या उनको नियमित करते हुए जब आगे बढ़ते हैं, और आप में वो सकारात्मक जो
जिनको हम सद्गुण कह रहे हैं या मूल्य कह रहे हैं, वो प्रकट होते हैं और वो ही आपके चरित्र को बनाते हैं, या वो आपके हर कर्म में, हर व्यवहार में वो प्रकट होते हैं। तो आप धीरे धीरे किस ओर अग्रसर हो रहे हैं? मनुष्य होने की ओर। इसलिए मनुष्यता साध्य। अब ये चेतना मनुष्य की किस लेवल पर है, उसके अकॉर्डिंग ही क्या होगा, उनका जो वृत्तियां हैं उनका क्या होगा, रेगुलराइजेशन होगा या उन पर नियंत्रण होगा। तो जितनी नीचे लेवल की चेतना होगी उतनी ही उसके अंदर जो नकारात्मक वृत्तियां हैं उनका प्रकट होने के चांसेस क्या होंगे, ज्यादा होंगे। तो हम जो कहना चाह रहे हैं कि मूल्यों के पतन की या मूल्य संकट की जब हम बात करते हैं तो हमको ये मानकर चलना है कि भाई मनुष्य क्या है, मनुष्यता अपने आप में एक साध्य है और मनुष्य में चेतना के ये अलग अलग स्तर हैं। तो आज की स्थिति क्या बन रही है जिसके कारण हम वैल्यू क्राइसिस की या मूल्यों के पतन की बात कर रहे हैं? एक्चुअल में पिछले वीडियो में जब हमने बात की कि स्वार्थवाद, सुखवाद, व्यक्तिवाद, सेल्फ सेंटर्डनेस, ये सारी चीजें व्यक्ति में आ रही है, इस प्रकार के मूल्य आ रहे हैं। तो व्यक्ति की जो चेतना है वो किस स्तर की है? निम्न स्तर। तो जहां हम मूल्य संकट की, वैल्यू क्राइसिस की बात करते हैं, पहले वैल्यू क्राइसिस को समझते हैं कि वैल्यू का क्राइसिस हो रहा है, अर्थात जो वास्तव में पहले जो मूल्य उच्चतर अवस्था पे थे, जिनको हम उत्कृष्ट मूल्य मानते थे संस्कृति के, उन उत्कृष्ट मूल्यों को और जिन मूल्यों को हम निम्नतर स्थान पर रखते थे उनका क्या हो रहा है, रिप्लेसमेंट। जो निम्नतर मूल्य थे, जिनको हम लीस्ट वरीयता देते थे, वो मूल्य तो अब क्या हो गए, उत्कृष्ट हो गए, उच्चतर स्थान पर हमने उनको ला दिया। और जो उच्चतर थे उनको हम क्या कर रहे हैं, लीस्ट पे ला रहे। ये जो एक सर्कल बना जिसके अंदर हमने उच्चतर को निम्नतर, निम्नतर को उच्चतर कर दिया, तब हमें दिखाई देने लगा कि कुछ वैल्यूज का क्या होगा, क्राइसिस होगा। मनुष्य की चेतना में जब जो उच्चतर स्थान पर जो वैल्यूज थे वो आज निम्नतर स्थान पर चले गए, और जो निम्नतर पर थे वो कहां चले गए, उच्चतर पर चले गए। इसको कहते हैं वैल्यू क्राइसिस, कि जो हायर वैल्यूज हैं वो रिप्लेस्ड बाय लोअर वैल्यूज, दैट इज वैल्यू क्राइसिस। और जहां तक मूल्यों के पतन की हम बात करते हैं तो एक्चुअल में ये मूल्यों का पतन नहीं है। मूल्य तो जो सर्वोपरि मूल्य है, जो उत्कृष्ट मूल्य है, वो सदैव उत्कृष्ट ही रहेंगे। ये अलग बात है कि मनुष्य की चेतना ने उनको किस स्थान पर रख दिया और अपनी चेतना में किसको सर्वाधिक मूल्य दे रही है। मूल्य देने की क्रिया कौन करता है, मनुष्य करता है, मूल्यीकरण की क्रिया। तो हम किसको, हमारी चेतना किन मूल्यों को वरीयता दे रही है, किन मूल्यों को प्रायोरिटी दे रही है? तो जिन मूल्यों को हम पहले निम्नतर मानते थे उन मूल्यों को आज उच्चतर मान रहे। तो वस्तुतः देखा जाए तो यदि हम उस अर्थ में भी देखें तो मनुष्य की चेतना में जो उच्चतर थे वो कहां आ गए, निम्न स्थान पर आ गए। इस अर्थ में मूल्यों का पतन हो गया। पर एक्चुअल में यह मूल्यों का पतन न होकर क्या है, मनुष्य की चेतना के का पतन। मनुष्य की चेतना का जो विकास है, जब हम भारतीय परंपरा में बात करेंगे तो पूरी की पूरी भारतीय परंपरा क्या, किस बात पर फोकस कर रही है कि मनुष्य की चेतना का निरंतर क्या हो, विकास हो, और वो अन्नमय स्थिति से
उठते हुए प्राण में, मनो में, विज्ञान में पर होते हुए आनंद में पर जाए और आनंद में को भी पार करके, इसको भी पार करके और अपने मूल स्वरूप में अवस्थित हो जाए चेतना, जिसको हम आत्म साक्षात्कार या मोक्ष की अवस्था कर रहे हैं, उस लेवल की बात कर। आप देखेंगे तो चाहे वो उपनिषदीय परंपरा हो, चाहे अद्वैत वेदांत शंकराचार्य हो, या महर्षि अरविंद हो, महर्षि अरविंद ने भी जो बात की उसमें चेतना के विकास की बात की। वो क्या कह रहे हैं महर्षि अरविंद भी कि मनुष्य की चेतना आज किस स्तर पर है? विज्ञानमय स्तर पर, जिसको मानस कह रहे हैं। और अब जो नेक्स्ट विकास होना है वो अति मानस के स्तर पर होना है, सुपर माइंड। अब उसमें लाखों साल लगेंगे, जब मनुष्य की बुद्धि जो है, मानस जो है, उसकी जो चेतना है वो अति मानस में रूपांतरण हो जाएगा। उसमें लाखों साल की प्रोसेस है। पर आज की डेट में क्या हो रहा है कि जिस चेतना को निरंतर विज्ञानमय स्तर पर होना चाहिए और विज्ञानमय स्तर से आगे की ओर अग्रसर होना चाहिए, वो क्या हो रही है? पीछे की ओर अग्रसर हो रही है। ज्यादातर समय हमारा किस बात में निकल रहा है? किस वैल्यू पर हम फोकस कर रहे हैं? किन चीजों पर हम फोकस कर रहे हैं? हमारा ध्यान, हम जिसको ध्यान कहते हैं, निरंतर हमारी चेतना किन बातों को सोच रही है, किन पर विचार कर रही है, क्या देख रही है, क्या सुन रही है, उस पर किस प्रकार के वैल्यू इनकलकेट हैं उन बातों में, उन विचारों में, उन चीजों में, क्या पाना चाह रही है। तो आप देखेंगे कि सारी की सारी हमारी चेतना जो है वो भौतिक आर्थिक मूल्यों तक सीमित होकर रहे, उसी से रिलेटेड कि चाहे वो मूर्त रूप में हम कुछ चाहते हो, चाहे हम मनोवैज्ञानिक दृष्टि से मानसिक स्तर पर कुछ सोच रहे हो, तो हमारी सोच में भी क्या होता है, जिन चीजों के बारे में या जिन विचारों को हम कर रहे हैं, जो चिंतन कर रहे हैं, उसमें भी अल्टीमेटली कौन से मूल्य इनकलकेट है? आर्थिक भौतिक मूल्य ही इनकलकेट है। सारा का सारा फोकस हमारे चेतना का कहां पर है? उस पर ज्यादातर समय हमारी चेतना कहां निवास करती है? नीचे के स्तरों। ये है मूल्यों का, जबकि हमारी चेतना को कहां होना चाहिए? ऊपर के लेवल पर। अब आप देखेंगे जो भारतीय परंपरा का जो सोपान क्रम था, वो ये सोपान क्रम है। जो ट्रेडिशनल वैल्यूज जिनकी हम बात कर रहे हैं, तो एक हायरार्की जो थी वो ये हायरार्की थी। सबसे सर्वोच्च पे हमने किसको रखा था? आध्यात्मिक मूल्य, जो पिछली क्लास में भी मैंने बात की थी, पिछली वीडियो में, मोक्ष को, निर्वाण को, कैवल्य को, आत्मसात। फिर उसके साथ हमारे रिलीजियस ट्रेडिशंस वगैरह, जो हमारे रिचुअल्स हैं, पूजा पाठ, ये जप तप दान वगैरह, और जो उससे जुड़े हुए जितनी भी चीजें हैं, जो उस परम सत्ता की आराधना या उसकी प्रार्थना में जिस भी प्रकार से हम करते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म में हो, वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं? धार्मिक मूल्य। वो मूल्य भी आपको अल्टीमेटली किस से जोड़ते हैं? आध्यात्मिक मूल्य से या नैतिकता से। क्योंकि कोई भी धर्म हो, उसके जो ट्रेडिशनल वैल्यूज हैं, धार्मिक जो मूल्य है, उसमें हम या तो आत्म शांति के लिए, आत्म संतुष्टि के लिए, या कुछ ऐसा उसके लिए जिसमें हम इस प्रकार के रिचुअल्स निभाते हैं जहां पर अन्य जीवों का ध्यान रखा जाता है, या समाज में किसी
और सत्ता का, व्यक्ति का ध्यान रखा जाता है, तो हम नैतिकता को प्रमोट कर रहे होते हैं उसमें भी। अल्टीमेटली कोई भी धर्म जो है वो गलत चीज तो नहीं सिखा रहा मूल्य के रूप में। ये अलग बात है कि बहुत सारी ऐसी परंपराएं, मान्यताएं, रीति रिवाज, धार्मिक या कर्मकांड बहुत ज्यादा ऐसे हो गए, तो जो मूल बात थी वो कहीं पीछे छूट गई, पर इसको हम वरीयता देते थे। फिर बात आती है बौद्धिक, उसकी बौद्धिक जो मूल्य है उसको हमने वरीयता दी कैसे? क्योंकि भारतीय परंपरा में देखेंगे तो दो प्रकार की विद्याओं की बात की गई है, पराविद्या और अपराविद्या। जो सांसारिक ज्ञान है, एक ज्ञान तो वो वाला ज्ञान, एक जो आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे मुझे मोक्ष किन वैल्यूज का पालन करने से या किस प्रकार का आचरण करने से प्राप्त होंगे, ये ज्ञान। और एक ज्ञान वो कि मैं उस ज्ञान को प्राप्त कर गया, जैसे आत्म साक्षात्कार हो गया। तो हमने जो है बौद्धिकता को, बौद्धिक मूल्य को वरीयता इस अर्थ में दी, ज्ञान के अर्थ में। हम ज्ञान की को श्रेष्ठ मूल्य मानते हैं। उसमें भी विवेक की बात कर रहे हैं, क्योंकि बिना विवेक के हमको क्या नहीं होगा? उचित अनुचित का बोध नहीं होगा, और उचित अनुचित का बोध नहीं होगा तो हमारे नैतिक जो व्यवहार है वो ठीक नहीं होगा। तो नैतिकता के लिए इंपॉर्टेंट क्या है? विवेक होना। पहले भी हमने जब नीति शास्त्र की बात की थी और नीति शास्त्र की परिभाषा और उसकी बात की थी, नैतिक उत्तरदायित्व की, उसमें बात की थी कि विवेक महत्वपूर्ण है। यदि कोई भी कर्म हम कर रहे हैं तो व्यक्ति को क्या होना चाहिए? विवेकशील होना चाहिए। यदि कोई विवेकशील नहीं है तो उसके कर्म को नैतिकता के दायरे में लाया नहीं जा सकता। तो विवेक क्या है? उसकी एक आवश्यक शर्त है नैतिकता की। तो उचित अनुचित का बोध होना, उचित अनुचित की सामर्थ्य होना, विवेक, इसको भारतीय परंपरा में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया। और विवेक का अर्थ क्या है वहां पर? किस अर्थ में? नैतिक संदर्भ में उचित अनुचित का ज्ञान होना, नैतिक संदर्भ में। अब हुआ क्या है, इस आध्यात्मिक मूल्य की जब हम बात करते हैं तो ये तो बहुत पीछे कहीं छूट गया। इसकी जगह सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ एस्टीम की बात हम करते हैं मैस्लो की भाषा में या उसमें। तो हम अपने ही जो स्किल है उसका चरम या उसका जो अंतिम बिंदु है जहां पर वो लास्ट, इससे ज्यादा एफिशिएंसी और इससे ज्यादा स्किल नहीं हो सकती, मैंने अपना जो बेस्ट देना था वो दे दिया, वो सेल्फ रियलाइजेशन की बात आज हो रही है। पर हम यहां पर जिस सेल्फ रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं वो बात ही कुछ और थी। यहां पर जो हम विवेक की बात कर रहे हैं ये उचित अनुचित किस संदर्भ में है बात कर रहे हैं? नैतिक संदर्भ में बात कर रहे हैं। पर आज जो विवेक की बात उस अर्थ में ना करके किस अर्थ में की जा रही है? भौतिक आर्थिक मूल्यों में ही परस्पर कौन सा उचित है और कौन सा अनुचित है, उसके संदर्भ में हम विवेक की बात करते हैं, औचित्य बोध की बात। तो विवेक का जो वास्तविक अर्थ था वो कहीं टूट रहा है, जो उसकी परिभाषा थी वो कहीं टूट रही है, बिखर रही है। साथ ही हम इस पर ज्यादा बल न देके आजकल क्या बल दे रहे हैं? IQ या EQ। IQ पर फोकस है, EQ पर फोकस है, पर एक्चुअल में विवेक जो है वो इनसे भी उच्चतर चीज। तो हमारा फोकस जो है उस पर से हटके कहां पर चला गया? हम बुद्धि को किस रूप में रिफाइन करने की कोशिश कर रहे हैं?
किसी एक सेक्टर में हम स्किल बढ़ाने की, और इमोशंस को और इंटेलिजेंस को मिलाकर इस जीवन में एक अच्छा व्यवहार कैसे किया जाता है, मतलब जिसमें भावना भी हो और बुद्धि दोनों का समन्वय हो, ताकि हम बेस्ट पॉसिबल बिहेवियर कर सकें और बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स ले सकें। तो हम ईक्यू पर भी जोर दें। पर यदि हम नैतिकता की बात करें तो हमें जरूरत किस बात की है? विवेक की जरूरत, उचित अनुचित के सही बोध की जरूरत। और ये बोध कैसे होगा? क्योंकि हकीकत में जब आप देखेंगे तो ये विवेक जागृत कब होता है? ये बात पहले भी मैंने की कि जैसे जैसे विभिन्न प्रकार के मूल्यों से, विभिन्न प्रकार की सूचनाओं से, विचारों से आपके चेतना का जब सृजन होता है तो उसी के अकॉर्डिंग विवेक उसी के अकॉर्डिंग होगा। तो आपकी चेतना में यदि नैतिक मूल्य हैं, आध्यात्मिक मूल्य हैं, धार्मिक मूल्य, उच्चतर मूल्य हैं, तो आपकी विवेक बुद्धि भी उसी प्रकार की होगी। आपका जो औचित्य बोध होगा वो बड़ा स्पष्ट होगा, ज्यादा सटीक होगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है। पर मान लीजिए किसी आदमी की चेतना में केवल शारीरिक, भौतिक और आर्थिक मूल्यों से ही उसकी चेतना सराबोर है, तो फिर वो जिस औचित्य बोध की बात करेगा वो औचित्य बोध किसके पक्ष में जाएगा? यदि उसकी चेतना में स्वार्थपरक मूल्य है, व्यक्तिवादी मूल्य है, सेल्फ सेंटर्डनेस है, या सफलता की वो ये पैमाना मानता है कि सक्सेस एट एनी कोस्ट, किसी भी कोस्ट पर सफलता चाहिए, और सफलता का जो अर्थ है वो केवल भौतिकता से और आर्थिकता से लेता है, तो फिर ऐसे व्यक्ति की चेतना या उसका जो विवेक है वो किस प्रकार के औचित्य बोध की बात करेगा? क्योंकि उसके अंदर जो उचित अनुचित का बोध होगा वो उन्हीं मूल्यों के आधार पर औचित्य बोध होगा। फर्क समझ में आ रहा है कि एक मनुष्य की चेतना में नैतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक मूल्यों, सामाजिक मूल्य जो है उनसे सृजन हुआ है, एक का भौतिक आर्थिक मूल्यों से ही उसकी चेतना सृजित हुई। तो जब भी हम उससे किसी भी परिस्थिति में उचित अनुचित की बात करेंगे तो वो उसका निर्णय क्या होगा? जिसका भौतिक आर्थिक मूल्यों से हुआ है तो उसकी चेतना औचित्य बोध को अलग प्रकार से देखेगी, उसके लिए उचित कुछ अलग होगा, जबकि दूसरे व्यक्ति के लिए उचित कुछ अलग। तो विवेक भी क्या हुआ? विवेक का जो स्वरूप था वो भी धीरे 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 क्या हुआ? रिफाइन होने की बजाय क्या हो गया? डिक्लाइन हो गया। बात समझ में आई? वो डिक्लाइन हो गया। तो इस अर्थ में ये भी होगा, जब ये डिक्लाइन हो रहा है तो हमारी नैतिकता की परिभाषाएं भी क्या होंगी? वो भी डिक्लाइन। हम किसे नैतिक मान, हमारे नैतिक मूल्य भी डिक्लाइन होंगे, जिन्हें हम नैतिक मूल्य कहते हैं। अब आज कल जैसे अहिंसा का क्या मतलब है? हिंसा का मतलब है हिंसा नहीं करना, और साथ में प्राणी मात्र के प्रति करुणा का व्यवहार करना। पर जब कोई स्वार्थ परक या व्यक्तिवादी चेतना या भौतिक आर्थिक मूल्य परक जो चेतना है वो यदि अहिंसा की परिभाषा करेगी तो क्या करती है? वो उसको अपने हिसाब से कि यहां तक हिंसा ठीक है, यहां तक हिंसा ठीक है, उसी को वो क्या मान रहे हैं? अहिंसा मान अपने आप में। तो बहुत सारे नैतिक मूल्य यदि हम उस अर्थ में देखें तो आज हिंसा बढ़ी है। दूसरा मूल्य, हम सत्य की बात करते हैं, तो वैसे तो सत्य पर एक पूरी क्लास लेंगे कि सत्य का क्या अर्थ है, सत्य बोलना या सत्य का आचरण करना, और सत्य अपने आप में तत्व मीमांसीय दृष्टि से, सत्ता मीमांसीय दृष्टि से सत्य क्या है
और क्या किसी को वाकई पूर्ण सत्य है पता, और है तो कितना पता है, कितना जान सकता है, ज्ञान की अपनी क्या सीमाएं हैं, वो एक अलग वो है। पर बहुत सारे वैल्यूज, चाहे वो सहिष्णुता हो, धैर्य हो, संयम हो, सत्य हो, अहिंसा हो, परिग्रह वृत्ति कितनी बढ़ गई, अस्तेय की बात हम करते थे तो वो तो आज देख लो क्या चल रहा है पूरे समाज के अंदर, ठगी, जालसाजी, चोरी, डकैती, लूट, अपहरण, ये सारे नैतिक मूल्य जो है धीरे 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 जिनको हमने वहां स्थान दिया था वो, और वो हो क्यों रहा है, गवर्न्ड बाय दीज वैल्यूज, कि इसके लिए हम इनको सबको तोड़ सकते, अपने हिसाब से अपनी मीनिंग्स दे सकते हैं, अपने हिसाब से हमने उसको क्या किया। अब आप देखिए सौंदर्य की जो परिभाषा है, नेक्स्ट पे चलें, नैतिकता में तो बात समझ में आ गई, कितने सारे मूल्य, आज हम जिन मूल्यों को वरीयता देते थे, प्रेम को, करुणा को, शांति को, दया को, सहिष्णुता को, धैर्य को, संयम को, काइंडनेस को, फेयरनेस को, धीरे धीरे कॉपरेशन को, एक दूसरे को, कम होते जा रहे। जहां तक सौंदर्य बोध की बात है तो आप अब सौंदर्य बोध भी कैसा हो गया, वो भी आपका आंतरिक के स्थान पर कैसा हो गया, भाय हो गया। हम आंतरिक सौंदर्य को महत्व देते, जो वास्तव में सुंदर है, हम मन की सुंदरता को महत्व देते थे, हम हृदय की सुंदरता को महत्व देते थे। आज हम तन की, मन की जगह कहां पर आ गए, तन की सुंदर। हम चित्र को महत्व न देकर चरित्र को महत्व देते, पर आज चित्रों का महत्व हुआ, इमेजेस का। व्यक्ति बाहर से कैसा दिखता है, उसके पास बाहर उसका आवरण कैसा है। हम व्यक्तित्व का परीक्षण भी इसी ढंग से कर रहे हैं कि उसके पास क्या सामान है, इस बात से नहीं कर रहे कि वो कैरेक्टर वाइज कैसा है। जबकि हम पहले कैसे करते थे, कैरेक्टर के आधार। तो ऐसे ही सौंदर्य का जो मूल्य है, सौंदर्य किस में देखते थे, उसके चरित्र में सौंदर्य देखते। अब धीरे धीरे वो कमतर होता जाए, हम अब चित्र के सौंदर्य पर आ गए। तो हम आंतरिक से कहां पर आ गए, बाह्य पर आ गए, बाह्य सुंदरता। तो सुंदरता का जो मूल्य था, सौंदर्य नामक जो मूल्य था, वो भी क्या हो गया, इसके अकॉर्डिंग हो गया, भौतिक आर्थिकता के अकॉर्डिंग, शारीरिक मूल्य के अकॉर्डिंग। ऐसे ही सामाजिक मूल्य देख लें हम, तो यदि मनुष्य के नैतिक मूल्यों में या उसके चारित्रिक मूल्यों में गिरावट आ रही है, या उसकी चेतना में जो उच्चतर मूल्य थे वो निम्न स्थान पर चले गए और जो निम्नतर थे वो उच्चतर पर चले गए, भौतिक आर्थिक मूल्य उसके मेन हो गए, तो फिर जो मनुष्य परिवार की इकाई है और परिवार समाज की इकाई है, तो नेचुरली क्या होगा, सामाजिक मूल्य भी क्या होंगे, विकसित। जो महत्वपूर्ण सामाजिक मूल्य थे, सौहार्द भाव, बंधुत्व, सहिष्णुता, परस्पर एक दूसरे का साथ देना, मदद करना, ये सारे क्या होते जा रहे हैं। आज बड़ी जोरदार बात है ना कि आदमी का आदमी पर से विश्वास उठता जा रहा है। पहले खूब अच्छे से ध्यान है मुझे कि गांव में जब जैसे घर के बाहर बूढ़े बुजुर्ग बैठे रहा करते थे, इस बात का ध्यान रखने के लिए कि कोई कुत्ता बिल्ली अंदर नहीं घुस जाए घर में। आजकल हमारे घर के बाहर कुत्ते इसलिए बैठा रहते हैं कि कोई मनुष्य नहीं घुस जाए। तो बताओ, ये मनुष्य का पतन है कि मूल्यों का पतन? बुजुर्ग ध्यान रखते थे कुत्ता अंदर जाके कुछ खा नहीं ले, झूठन नहीं फैला दे। अब हम कुत्ते इसलिए पालते हैं कि मनुष्य नहीं घुसे। ये कौन सा समाज है, कौन सी व्यवस्था है
जहां पर हमने क्या पा लिया और क्या खो लिया। और फिर दूसरी तरफ हम बात करते हैं हम तो मतलब एनिमल लवर हैं। भाई कोई बात नहीं, एनिमल लवर हैं, अच्छी बात है, आप एनिमल्स को प्यार करें। आप केवल खुद के कोई क्यों करते हैं? फिर खुद के वाले को लेके घूमेंगे और उसको कोई दूसरा कुत्ता भौंकता दिखेगा तो दूसरे वाले को मारेंगे। सबसे ही करो। ऐसा कौन सा एनिमल लव है जो केवल अपने वाले से? अब केवल अपने वाले से क्यों है? भौतिक आर्थिक मूल्य, स्वार्थ, स्व केंद्रण, इसलिए है, इसलिए सारा हो। तो सामाजिक जो मूल्य है वो भी बिखर रहे हैं, क्योंकि चारित्रिक मूल्य बिखर, और इसी ढंग से परिवारों का भी। आज हम जिसको समाज कह रहे हैं, जब मैंने समाज की परिभाषा की बात की थी तो आपने देखा होगा कि समाज जो है वो मनुष्यों के पारस्परिक कर्तव्य बोध मूलक या मूल्यात्मक संबंधों की व्यवस्था है। इसी की बात की थी, परस्पर कर्तव्य बोध मूलक या मूल्यात्मक संबंधों। मैं, ठीक है, मेरा अपना जीवन है, मेरी अपनी आवश्यकताएं हैं, तो मैं उस हद तक अपने बारे में भी विचार करूंगा। पर मैं दूसरे के बारे में यदि विचार नहीं करता, परार्थ का मुझे ध्यान नहीं है, या मेरा अन्य के प्रति कोई कर्तव्य बोध नहीं है, तो फिर मैं एक समाज में नहीं रह रहा। हकीकत में समाज कब कहेंगे? जब मनुष्यों के पारस्परिक संबंध कैसे होंगे? कर्तव्य मूलक। लोग एक दूसरे का निस्वार्थ उसमें ध्यान रखेंगे। पर यदि मेरे परस्पर संबंध सारे स्वार्थ मूलक हैं, आज की डेट में आप देखोगे तो, चलो मान लें कि मुझे मेरे जॉब से रिलेटेड या कोई और जो मैं बिजनेस करता हूं उससे रिलेटेड मेरे जो रिलेशन है वो सारे कमर्शियल होते हैं, पर उससे परे हटके भी हम एक व्यक्ति के रूप में व्यवहार तो करते ही हैं। उस अर्थ में हम कुछ निस्वार्थ भाव से भी ध्यान रखते, पर वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है। इवन आप देखें कि प्रेम की परिभाषा वो भी कमर्शियल बेस हो गई, मित्रता कमर्शियल बेस हो रही। हम उसी को मित्र बनाते हैं जो काम करे, हम उसी से प्रेम कर रहे हैं, तथाकथित प्रेम। प्रेम नाम की चीज तो खैर, पर तथाकथित जो प्रेम कर रहे हैं वो किस आधार पर कर, क्या देख रहे हैं उसमें? वही बाह्य चीजें तारीफ देखकर। ये तो क्या हो रहा है? धीरे धीरे सब खत्म होता जा रहा है। ये मूल्यों का क्राइसिस, मूल्यों का संकट आ रहा है, और परिवार टूट रहे हैं, परिवारों का विघटन हो रहा है, समाज का विघटन भी हो रहा है साथ में, क्योंकि परिवार का विघटन होगा तो समाज का विघटन, चारित्रिक मूल्यों का विघटन हो गया तो व्यक्ति का विघटन हो गया, व्यक्ति का विघटन हुआ तो परिवार का, और परिवार का हुआ तो समाज का। आज हम वाकई देखें तो क्या हम एक उत्कृष्ट समाज में रहते हैं, या इस समाज को एक विकासशील या उत्कृष्टतर समाज कहा जा सकता है, या हम समूह में रह रहे हैं? हम क्या झुंड में रह रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जिसको हम मनुष्यों का समाज कहते हैं वो वाकई मनुष्यों का एक झुंड हो, जो इसलिए साथ रहता है कि एक दूसरे का स्वार्थ है, इसलिए साथ है। पर ठीक है कि कभी इस बात की शुरुआत यूं भी हुई होगी कि स्वार्थ के कारण कुछ लोग साथ आए, पर क्या वाकई मनुष्य की गरिमा इसी में है कि हम उस स्वार्थ से ऊपर उठकर कुछ सोचें, या कि और गहरे स्वार्थ में या स्व केंद्रण में डूबते जाएं? तो हो क्या रहा है? उल्टी दिशा में बढ़ते जाए। हम स्वार्थ को अपने स्थान पर रखते हुए परार्थ के बारे में भी सोचें, और कभी कभी परार्थ के लिए स्वार्थ का भी त्याग कर पाए।
ये एक चेतना की स्थिति होनी चाहिए मनुष्य की, जो मनुष्य होने की बात, मनुष्यता की बात। पर वो हो क्या रहा है, धीरे धीरे आप स्वार्थ केंद्रण इस हद तक है कि परिवार टूट रहे। स्वार्थ केंद्रण इस हद तक है कि पिछले वीडियो में मैंने बात किया कि बकरे के चक्कर में मां की गर्दन काट दी एक बेटे ने, भाई भाई से लड़ रहा है, इंच इंच भूमि के लिए लड़ रहा है, कोई एक दूसरे के लिए त्याग नहीं करना चाहता, सबको अपने स्वार्थ का ध्यान, निरंतर सेल्फ सेंटर्डनेस की ओर बढ़ते जा रहे। तो ये और बढ़ेगा और बढ़ेगा। तो आपकी जितनी भी ऊपर की परिभाषाएं हैं उच्चतर मूल्यों की, ये उच्चतर मूल्यों की परिभाषाएं अब किस अर्थ में डिसाइड होंगी कि क्या वो भौतिक आर्थिक जो मूल्य हैं उनकी प्राप्ति में कितना योगदान देती हैं। यदि परिवार आड़े आ रहा है इसमें, तो परिवार का विघटन कर दो, जरूरत नहीं है, मैं अकेला रह लूंगा, अकेला कमा लूंगा, अकेला खा लूंगा, मैं क्यों आफत मोल लूं, क्या जरूरत आ रही है इसकी, छोड़ो ना शादी करना, क्या रखा है भैया। फिर उन बच्चों की चिंता करो, फिर बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, फिर उनकी शादियां करो। हाँ, इस झंझट में पढ़ना ही नहीं। तो क्यों, कौन सा आप तब इस वजह से वो कर रहे हो कि आपको कोई मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या कोई आत्म साक्षात्कार करना है, या महावीर और बुद्ध की तरह आप जो है गृहस्थ जीवन को छोड़कर निर्वाण की और कैवल्य की प्राप्ति के लिए जाना चाहते हैं? नहीं, आप केवल भौतिक आर्थिक मूल्यों की प्राप्ति के लिए इनको सबको दांव पर लगाने को तैयार हैं। उन्होंने दांव पर किसके लिए लगाया? पारिवारिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, भौतिक आर्थिक मूल्यों को, उस सब जीवन को उन्होंने दांव पर लगाया एक आध्यात्मिक मूल्य के लिए। और अब मनुष्य की स्थिति क्या हो गई है कि इन भौतिक आर्थिक मूल्यों के लिए परिवार को, समाज को, सौंदर्य को, नैतिकता को, बुद्धि को, सबको अपने हिसाब से परिभाषित कर रहा है। यदि परिवार आड़े आ रहा है तो परिवार का विघटन कर दो, जरूरत नहीं है संयुक्त परिवार में रहने की, एकल परिवार। एकल परिवार में भी यदि दिक्कत आ रही है तो लिव इन रिलेशनशिप में रहो, जरूरत ही नहीं है। और यदि उसमें भी दिक्कत है, एकला जीवन, अकेले का जीवन, मस्त मौला। किस लिए वो मस्त मौला जो जीवन, इसलिए या इसलिए, किसके लिए? तो सारी की सारी जो डेफिनेशंस हैं किससे गवर्न हो रही हैं? इससे गवर्न हो रही है। इसी के कारण परिवारों का विघटन हो रहा है। समाज जिसको हम कहते हैं वो समूह बन गया है, लगभग समूह बन गया है। बहुत कम लोग हैं जो निस्वार्थ भाव से या परार्थ भाव से, और बचे कुचे 10-20-50 साल में वो भी निपट लेंगे। ये सौंदर्य हमारा बोध, जो आंतरिक हम सुंदरता के क्या पैमाने थे और हमने क्या बना दिए, नैतिकता जो चारित्रिक पतन जो मनुष्य का है, वो बुद्धि या विवेक को हम कहां ले गए? IQ और EQ पर, वहां तक हमने सीमित कर दिया उसको। और धार्मिकता की बात करें, उसकी तो बात ही छोड़ दें कि कोई आत्म साक्षात्कार या मोक्ष पाना चाह रहा है या ऐसी कुछ बात करें ना। धर्म भी क्या है, अब मैं इस पर ज्यादा नहीं बोलना चाहता, पर आप देखिए कि पिछले कुछ दशक में, एक दशक या 2 दशक में, धार्मिक आस्था कुछ ज्यादा बढ़ी है, सैलाब सार। पर पैरेलल जो धार्मिक कर्मकांड है या पूजा पाठ या पद्धति है, जो नई पीढ़ी जो है, जिसमें वैज्ञानिकता, तार्किकता और इस प्रकार की, वो उस पर सवाल भी खड़े कर रही है कि जब तक उसकी वैज्ञानिकता, तार्किकता हमें समझ नहीं आएगी, हम उसको फॉलो नहीं करेंगे कि भाई इस जप का क्या मतलब है, इस मंत्र का क्या अर्थ है, इस पूजा पाठ से क्या मिलेगा। वो जो तथाकथित वैज्ञानिक और तार्किक पीढ़ी है, वो भी
कुछ तो उसमें वास्तव में उसके पीछे की वैज्ञानिकता, तार्किकता को जानना चाहता है। पर कुछ ऐसे भी हैं जो यदि उसके माध्यम से मुझे भौतिक आर्थिक मूल्यों की प्राप्ति हो रही है, मेरा यदि कोई एक कह दे कि साहब ये जप करने से तेरा कल्याण ये हो जाएगा, या ये करने से, या पूजा पाठ करने से, या इस प्रकार का विधि विधान करने से मुझे नौकरी मिल जाएगी, या मेरी कोई बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, धन संपदा मिल जाएगी, या बहुत सारी दौलत मिल जाएगी, तो वो उसको करने को तैयार है और लोग कर रहे हैं बिना इस बात का प्रश्न किए कि क्या ये वैज्ञानिक है या तार्किक है या नहीं है। अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल कहां आकर रुक गया? एक तरफ आप किन्हीं बातों को अंधविश्वास या रूढ़िवादिता, कुरीति कहकर वो कर रहे हैं, पर यदि वही बात कोई ये कहता है कि भाई तेरे को इसके करने से ये मिल जाएगा, तो आप उसको मानने लग जाते हैं। और बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग मान रहे हैं। और मैं आपको लिस्ट बता दूं कि पूरी की पूरी जो यूट्यूब पर अलग अलग प्रकार के विज्ञान, कोई यंत्र विज्ञान और कोई तंत्र विज्ञान और कोई मंत्र विज्ञान और कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन और कोई एस्ट्रोलॉजी, कोई न्यूमरोलॉजी और कोई मेंटलिज्म और कोई पामिस्ट्री और कोई, सब चल रहा है, सब चल रहा है और बहुत जोरदार तरीके से चल रहा है। कोई पूजा पाठ बता रहा है तो वो भी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? इसलिए नहीं कर रहे कि उन्हें कोई मोक्ष की प्राप्ति करनी है, या कोई उस और अग्रसर होना है, या कोई नैतिक चरित्र का उत्थान करना है, इसलिए सब करने को तैयार। एक तरफ अंधविश्वास कह रहे हैं चीजों को, बहुत सारी चीजें इस प्रकार से कि भाई ये सुपरस्टिशन है, अंधविश्वास है। पर अब आप देखिए कि एक साइंस चल रहा है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का साइंस, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन का साइंस, उसको साइंस बताया जा रहा है। होगा ऊर्जा के विज्ञान के अंदर हम जब सबकॉन्शियस लेवल की बात करते हैं तो एक बिलीफ सिस्टम की बात होती है। बिलीफ जो है, यदि हम किसी भी उस पर बिलीव करते हैं कि भाई ये काम हो गया, तो नेचुरली वो काम हो जाता है। तो एक तरफ जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन को सही मान रहे हैं और ये मान रहे हैं कि आप बिलीव तो करो, आप अटूट विश्वास तो करो, तो आपका वो काम होने लगेगा, उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लेने लगोगे। पर दूसरी ओर जब कोई दूसरे प्रकार की चीजें करता है जिसको आप अंधविश्वास कहकर हटा देते हो, वो भी तो बिलीफ ही है, वहां भी बिलीफ ही है, वहां भी वही सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है और उसके आधार पे वो ठीक होता है। कोई किसी की बभूति लेने से ठीक हो रहा है, कोई झाड़ फूक कराने से ठीक हो रहा है, तो वो अटूट विश्वास के कारण हो रहा है और इसका फायदा सब उठा रहे हैं। और कर कौन रहा है? आपके अंदर बैठा हुआ सबकॉन्शियस माइंड सारा खेल कर रहा है। आपके अंदर ही वो डॉक्टर बैठा हुआ है, आपके अंदर ही वो सब कुछ पाने वाला, सब कुछ कर गुजरने वाला बैठा हुआ है। बस आपने विश्वास कर लिया, उसको विश्वास हो गया अंदर वाले को, तो आप कुछ भी पा सकते हैं। आप स्वास्थ्य भी पा सकते हैं, तो आप धन भी पा सकते हैं, तो आप कुछ और भी पा सकते हैं। पर बहुत सारी चीजें जो है इसके माध्यम से बाजार बना दिया, सब कुछ बाजार के हवाले बिक रहा है। सब धर्म के नाम पे आप देखेंगे तो जो क्या चल रहा है वो सारी चीजें हो रही हैं, पर सारे के सारे वैल्यूज गवर्न किससे हो रहे हैं? इसी से हो रहे हैं। क्योंकि जितने भी मैं जो अभी गिनाया आपको, और भी बहुत दुनिया जहान की चीजें चल रही हैं, वो सब अल्टीमेटली क्या कह रहे हैं कि आदमी के जीवन के चार स्तंभ है साहब, कि उसको धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, उसको स्वास्थ्य चाहिए, उसके संबंध अच्छे होने चाहिए। यही तो है कि स्वस्थ शरीर हो, स्वस्थ मन हो, धन संपदा हो, और मेरे संबंध जो रिलेशनशिप है वो अच्छी हो। ये सब उसी वैल्यूज पर काम कर और अपना अपना माल बेचने में लगे। सारा का सारा फोकस इन्हीं मूल्यों पर है।
ये जो है कि एक ही प्रकार के मूल्यों पर फोकस हो जाना और उसी के अकॉर्डिंग बाकी मूल्यों को परिभाषित करना या उनको निम्नतर स्थान पर रख देना और एक साधन के रूप में यूज करना, दैट इज वैल्यू क्राइसिस। वो मूल्यों का क्राइसिस है। जिन मूल्यों को ऊपर होना चाहिए था वो नीचे हैं चेतना में, और जिनको नीचे होना चाहिए था वो ऊपर जाकर बैठ गए। चेतना अधिकतर उन्हीं के बारे में विचार कर रही है, उन्हीं के बारे में सोच रही है। इसी को मूल्यों का पतन भी कह रहे हैं, पर मेरी भाषा में वो मनुष्य का पतन है, न कि मूल्यों का पतन है। और यदि इस पर और आगे भी बात की जा सकती है, क्योंकि काफी कुछ है कहने को, पर इसको समाप्त करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा सा इसका वे फॉरवर्ड और इसके कारण भी बताऊंगा मैं क्यों है। अभी जो हमने बात की थी कि व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस, और दूसरी बात हमने की नेचर ऑफ वैल्यू क्राइसिस। नेचर क्या है वो मैंने आपको समझाया सोपान क्रम के माध्यम से, कि फैमिलीज टूट गई, फैमिलीज का डिसइंटीग्रेशन हो गया, डिसकनेक्शन ऑफ एल्डर एंड यंगर्स हो गया, इरोजन ऑफ वैल्यूज हो गया, बहुत सारे वैल्यूज नीचे के स्थान पर आ गए चेतना में और ऊपर आ गए। तो ये दो बातें हमने समझी इसमें। जब आपके कोई प्रश्न आए तो इन 4 पॉइंट्स में आपको उत्तर देना है कि व्हाट इज वैल्यू क्राइसिस। वैल्यू क्राइसिस क्या होता है कि जब जिन वैल्यूज को जो संस्कृति या समाज उच्चतर स्थान देता है उनके स्थान पर, और जिनको निम्नतर स्थान देता है उनके स्थान पर निम्नतर स्थान की जगह निम्नतर वैल्यूज तो उच्चतर पर चले जाएं और उच्चतर वैल्यूज निम्नतर स्थान पर आ जाएं, उस स्थिति को क्या कहते हैं? वैल्यू क्राइसिस। और उसका नेचर क्या है तो सोपान क्रम के माध्यम से आप समझा सकते हैं कि कैसे फिजिकल और इकोनॉमिक वैल्यूज ने बाकी वैल्यूज को गवर्न किया है। और इसीलिए परिवार, समाज और जितने भी मूल्य अलग अलग प्रकार के हैं उनकी डेफिनेशंस, उनका नेचर सबका क्या हो गया? चेंज हो गया और उनका स्थान नीचे आ गया। अब इसके कोजेज क्या है और वे फॉरवर्ड क्या है, इसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि आज का वीडियो भी काफी लंबा हो गया है। तब तक के लिए नमस्कार। If you like our video, please like, share, subscribe our channel.